तो हमने 9th डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक राइट्स ये लास्ट चैप्टर देखना शुरू किया था। तो इसमें 3 जो अलग अलग केसेस हमने देखे, एक तो ग्वांटनामो बे का, एक सऊदी अरेबिया का और एक कोसोवो एंड यूगोस्लाविया। तो 3 जगह के हमने केसेस देखे कि वहां पे क्या क्या हुआ है इतिहास में, किस तरीके से जब देश बने तो किस तरीके से जब चुनाव हुए तो कैसे अलग अलग टाइप के नेता लोग आए जिन्होंने अपने ही देश के लोगों के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया, और नहीं तो बाहर के दूसरे देशों के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया। तो हमने ये सब चीजें तीनों अलग अलग केसेस में हमने हर तरह की चीजें देख ली। अब यहां से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये एक्चुअली ये अधिकार होते क्या हैं, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो जैसे कि अभी तक हमने 3 केसेस में देखा है, तो हम ये चीज देखते हैं कि अगर सबको अच्छे से जिंदगी जीने का अधिकार है तो हर कोई ये चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे जितने भी नागरिक हैं सबकी सिक्योरिटी, सबकी इज्जत और एक सही तरीके से चीजें हो पाए, सही तरीके से चीजें रह पाए। हर कोई इसकी उम्मीद करता है, वो किसी भी देश में हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, क्योंकि हर आदमी की यही इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी सुकून से, इज्जत से, सम्मान के साथ जी लें और कोई भेदभाव या कोई ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े या कोई ऐसी चीज जहां पे हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाए। तो जैसे कि एग्जाम्पल, किसी को भी बिना किसी वजह के गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत काम नहीं किया तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। ये एक हक अधिकार होना चाहिए हर इंसान का। वो इंसान भले किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, आदमी हो, औरत हो, एनीथिंग। और अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये एक फेयर चांस मिलना चाहिए, उसको एक सही में एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को डिफेंड कर सके। अगर गिरफ्तारी हुई है तो पूछ सके कि क्या इल्जाम है, और जो भी इल्जाम उस पर बताया जाए वो खुद को सही गलत मतलब वो इल्जामों को गलत साबित करने का उसको एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अधिकार जब हम ये चीज बोलते हैं तो अधिकार ऐसी चीज है जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, समाज उन चीज को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे इस चीज को कि आपने कोई गलत नहीं किया तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, तो ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड है ये चीज। और लेकिन वो चीज को सोशली रिकॉग्नाइज्ड चीज अधिकार तब बनती है जब कानून में वो चीज लिख जाती है कि सिस्टम इस तरीके से काम करेगा, तब उसे एक्चुअल रियल फोर्स मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ग्वांटनामो बे का एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये तो सोशल रिकॉग्नाइज्ड क्लेम है कि खामखा में किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, सबको अपने केस लड़ने का एक हक होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो चीज वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रही थी ग्वांटनामो बे में। तो यहां से हम ये चीज देखते हैं कि अधिकार ऐसे रीजनेबल क्लेम्स को कहते हैं जो तार्किक तौर पे सही हो, वो क्लेम्स जिनको समाज ने भी माना हो और कानून ने भी जिन चीजों को लिखा हो, तो हम कहते हैं कि ये इन्हें राइट्स कहेंगे या अधिकार कहेंगे। और ये जो अधिकार का जो नोशन है ये टाइम टाइम पे बदलता रहता है और समाज के हिसाब से भी बदलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आज से 200 साल पहले अगर आप कहें, अगर किसी से कहते कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो बहुत आपको अजीब तरीके से देखा जाता है कि यार आप मतलब आपको रेडिकल इनफैक्ट का कह दिया जाता है कि आप बहुत कट्टरपंथी विचार के हैं कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सऊदी अरेबिया जब अपनी औरतों को देने का अधिकार नहीं देता है, तो आज के टाइम में हम इसे अजीब मानते हैं कि आप पूरी दुनिया ने औरतों को अधिकार दे दिया वोट देने का, आप अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। तो ये सब चीजें, अधिकार क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, और वक्त के साथ इसका डेफिनेशन बदलता है अधिकारों का। हमें अधिकारों की जरूरत क्यों होती है? तो अधिकारों की तो बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है किसी भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब यही चीज कि सब जनता का अधिकार है, गरीब लोगों का अधिकार है, आम लोगों का अधिकार है, ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का। अब अगर आप ये आम लोगों में कंडीशन लगा दो कि अगर आप इस धर्म के आम लोग हैं तब तो अधिकार है, लेकिन इस धर्म के आम लोग हैं तो अधिकार नहीं है, तो फिर उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब ही कि लोगों का राज हो, लोगों का अधिकार हो, लोग ढंग से जी पाए। तो अगर आप दूसरे धर्म को हम जीने नहीं देंगे तो फिर उसे डेमोक्रेसी भी नहीं कह पाएंगे आप। तो ये चीजें हैं। तो हर डेमोक्रेसी में हर आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे पाए, अपनी सरकार को चुन पाए। इसके बाद ये अधिकार हैं जो कि माइनॉरिटीज को बचाते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी के लोग अपने मन मुताबिक कोई भी काम ना कर पाए।
तो कुछ अधिकार ऐसे मिलने चाहिए, जैसे हमने अलग अलग जितने एग्जाम्पल्स देखे, ये यूगोस्लाविया, कोसोवो, इनका हमने जो एग्जाम्पल देखा, और भी जो एग्जाम्पल्स देखे, वहां पे यही है कि कई बार होता है कि अपने ही देश की चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों को खत्म करने लगती है, मारने लग जाती है। तो आप इन नागरिकों को सरकार से, अगर इनके सरकार में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है जो मारने काटने वाली आ गई, जैसे युगोस्लाविया, सर्बिया में हमने देखा मिलोसेविक, स्लोबोदान मिलोसेविक, जब उसका राइज होता है तो फिर वो ऐसे पॉलिसीज लाते हैं। अगर कोई और उस टाइम पे लीडर बनता जो थोड़ा सा पैसिफिस्ट सोच का थोड़ा आदमी होता, तो शायद ये सब इतना हत्याकांड ना होता कोसोवो में या बोस्निया में। तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो जो लोग मेजॉरिटी में हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि मेजॉरिटी के पास ताकत है, वो किसी भी पार्टी को चुन के ला सकते हैं, और मेजॉरिटी है उनके पास, पीपल सपोर्ट है, तो वो चाहे कुछ भी लागू कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी का अपर हैंड तो है ही है अपने आप उसके पास। आपको माइनॉरिटीज को बचाने की इस वजह से जरूरत है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकारें, बात वही चीज है कि जो चुनी हुई सरकारें वो मेजॉरिटी की ही बनेगी, और मेजॉरिटी जिसको चाहे उसकी सरकार बन जाएगी। और एक भी बार अगर खराब सरकार आ गई तो उस खराब सरकार में जो लीडर है, क्या पता माइनॉरिटीज को मारने लग जाएं, अधिकार छीनने लग जाएं। और तो इस वजह से कुछ अधिकारों को थोड़ा सरकार से भी ऊपर रखने की जरूरत है, कि सरकार भी उन अधिकारों को छीन ना पाए। और ये पॉसिबल तब है कि जब उन अधिकारों को संविधान में लिखा जाए और पूरा सिस्टम, पूरे देश की मशीनरी उस संविधान को फॉलो करे। तो ये अधिकार क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, अब हम देखते हैं। राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, किन किन चीजों की बात करी गई। तो अलग अलग अधिकार हैं। तो पहला अधिकार जो है ये राइट टू इक्वालिटी, यानी कि बराबरी का अधिकार। बराबरी का अधिकार इस सेंस में कि कानून की नजर में सब बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, कानून सब पे लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेम कानून सब पे लगेगा। ये इतिहास में हमेशा से होता है, हजारों सालों से, कि जो अपर क्लास ऑफ पीपल है उनपे कुछ कानून नहीं लगते हैं, उनको कुछ सजाएं उनको नहीं दी जाती हैं। सारे हक, ये कानून और ये सारी सजाएं लोअर क्लास के लिए रहा है, हमेशा से ये इतिहास ऐसा रहा है। और अपर क्लास, लोअर क्लास के लिए कानून अलग है। तो जैसे कि आप जितने भी पुराने कानून देख लें, तो अपर क्लास का कोई आदमी अगर लोअर क्लास के किसी आदमी का खून कर दे तो उसको सजा बहुत कम मिलेगी, नॉमिनल, कि अरे यार वो तो ठीक है, चल जाता है। लोअर क्लास का कोई आदमी अपर क्लास के किसी आदमी का खून कर दे तो लोअर क्लास के आदमी को बहुत ज्यादा सजा मिलेगी, उसको क्या, उसके पूरे परिवार को न जाने कितनी सजा मिलेगी। और ये अलग अलग डिमार्केशंस रहे। तो ये चीजें करी गई, इक्वालिटी, सब पे बराबर कानून अप्लाई होगा। तो चाहे कोई नॉर्मल नागरिक हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सब पे सेम कानून है। और राइट टू इक्वालिटी के चलते एक और चीज, सरकार भेदभाव नहीं करेगी नागरिकों में, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो, चाहे उनकी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी सेंस में भेदभाव नहीं करेगी। और इक्वालिटी में ये भी चीज है, जितने भी नागरिक हैं, सब नागरिकों को एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का। जो पब्लिक प्लेसेस है, चाहे दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, इसके बाद जितने भी नदियों के किनारे जो घाट हैं, रोड्स हैं, जितने प्लेग्राउंड्स हैं, जितने पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, ये सब के सब में सारे, और आपको कभी भी रोका नहीं जाएगा कुएं यूज करने के लिए, टैंक्स यूज करने के लिए, रास्तों पे चलने के लिए कभी भी रोका नहीं जाएगा। और इतिहास में कास्ट जो सिस्टम था उसमें लोअर कास्ट के लोगों को अक्सर पब्लिक प्लेसेस में घुसने नहीं दिया जाता था, जो कि छुआछूत या अनटचेबिलिटी का पार्ट था। तो अगर ये लोअर क्लास के लोग हमारे कुएं से पानी पी लेंगे तो हमारा कुआं दूषित हो जाएगा, ये हमारे इलाकों से आ जाएंगे, हमारी तरफ देख लेंगे तो दूषित हो जाएंगे। तो बहुत तरह की भ्रांतियां और ऐसे चीजें ऐसे रहे हैं, सबके स्टीरियोटाइप्स इतिहास में, तो ये सब हटाए गए। राइट टू इक्वालिटी में जो है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, जॉब्स के सेंस में भी है। जितनी भी नौकरियां सरकार लाएगी, इन नौकरियों में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सेंस में। और ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सोशल लाइफ में भी आएगा। सोशल लाइफ में किस सेंस में,
अनटचेबिलिटी जो चीज है, जैसे कि एग्जाम्पल इस चीज का ये है, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में इस पे मनाही है, फॉरबिडन है अनटचेबिलिटी। अच्छा, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो छुआछूत है या अनटचेबिलिटी है, कितने अलग अलग फॉर्म्स में है। तो ये जो कास्ट हायरकी रहा है, तो कास्ट हायरकी में समाज के ऐसे कई सारे नियम रहे हैं जो कि अनटचेबिलिटी में आते हैं। तो जैसे राइटर है पी साईनाथ, इन्होंने कई सारे पूरे देश भर में ट्रेवल किया और कई सारी चीजों को ऑब्जर्व किया कि अनटचेबिलिटी किस किस तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो जैसे कि चाय के जो स्टॉल्स थे वो 2 तरह के कप इस्तेमाल करते थे, एक कप जो दलितों के लिए है और एक कप जो नॉन दलितों के लिए है। तो अलग अलग बर्तन रखना। बार्बर्स जो थे, जो नाई थे, वो दलित क्लाइंट्स को सर्व करने से कई बार इनकार कर देते थे कि हम अगर तुम्हारे बाल काट देंगे तो हमारा ये दुकान दूषित हो जाएगी, हमारा सामान दूषित हो जाएगा। दलित स्टूडेंट्स को अलग बैठाया जाता था क्लासरूम्स में, और जो स्कूल का जो कॉमन ड्रिंकिंग का जो ये घड़ा होता था या कहीं पे भी क्लास का, उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था। और अगर पानी पी लिया तो बहुत भयंकर सजा मिलेगी, खूब आपको। अब उस भयंकर सजा के चलते कई बार तो ऐसे भी केसेस आए कि बच्चा है इतना मार दिया कि मर गया। तो कई बार ऐसे केसेस आए हैं। दलित जो दूल्हे हैं, दूल्हे को जैसा ही प्रैक्टिस होती है कि घोड़े में चढ़ के आते हैं, तो दलित दूल्हा कोई अगर घोड़े में चढ़ के आ गया अपनी बारात लेके, तो वो अपर क्लास के लोगों को बुरा लग जाता था कि हमारे सामने तुम घोड़े में कैसे बैठ रहे हो। तो बस पता नहीं क्यों एक ईगो क्लैश के सेंस में ये हमेशा रहा अपर क्लासेस को। और दलित को कभी कॉमन हैंडपंप यूज करने की इजाजत नहीं थी, और हैंडपंप अगर कहीं छू लेते थे तो उसको शुद्धिकरण किया जाता था चीजों का। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी रहे हमेशा से। तो खैर ये राइट टू इक्वालिटी रहा। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइट टू फ्रीडम। आजादियां और कौन कौन सी होती हैं? तो पहला तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने मन की बातें बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने नॉर्मल बोलचाल में भी, और अपनी बातों को आप प्रोपोगेट भी कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर छाप सकते हो, पैम्पलेट लिख सकते हो, किताबें लिख सकते हो, मैगजीन्स लिख सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण तरीके से आप असेंबली कर सकते हो, मिल सकते हो, बड़ी मीटिंग्स कर सकते हो, एसोसिएशंस एंड यूनियंस बना सकते हैं। पूरे देश में आप फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं पे भी रह के आप कोई भी काम कर सकते हैं, पूरी आजादी है। देश के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। इन सब आजादियों में कुछ कुछ चीजें और डिटेल्स नोटिस करते हैं। राइट टू फ्रीडम में ये जितनी भी आजादियां दी गई, इन सब आजादियों के साथ एक कंडीशन जरूर आती है कि ये सब आजादियां आपको है, लेकिन आप अपनी आजादियों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करेंगे कि किसी को तकलीफ हो। तो फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू वट एवर यू वांट। कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए आप करने लग जाएं, कि आपको आजादी है हर चीज की। और अकॉर्डिंगली वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से सरकार कुछ ड्यूरेशंस के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारे फ्रीडम्स पे। जैसे कोविड आया तो लॉकडाउन लगा, तो ये जितने भी राइट टू ट्रेवल और ये सब सस्पेंड कर दिए गए उस टाइम पे। अब एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं और इनके लिमिटेशंस भी देखते हैं, क्योंकि आजादी, फ्रीडम एंड इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार सोच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे देश में पैदा हो गए जो एक किसी धर्म को मानता है, या किसी एक भगवान को मानता है, या किसी एक रीति रिवाज को मानता है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। आपके विचार अलग हैं, कि आपके विचार में कि ये करने का कोई ऐसा जरूरत नहीं है, हम ये किए बिना भी भगवान बुरा नहीं मानेंगे, जीवन जिया जा सकता है बड़े अच्छे से। तो आप अपने विचार रख सकते हैं, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भी है। आप अपने बोलचाल की भाषा में ये सब चीजें कर सकते हैं और उसको गुनाह नहीं माना जाएगा, आपको सजा नहीं मिलेगी। आप अपने व्यूज को पब्लिसाइज कर सकते हैं पैम्पलेट, मैगजीन या न्यूज़पेपर्स के जरिए, सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। नए ख्याल, नई सोच। तो जैसे एक जमाना था राजाओं का राज था, तो उस टाइम पे लोग कल्पना करते थे कि राजाओं के राज को हटा के हम अगर ऐसा ऐसा कर दें तो बहुत अच्छा हो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही थी कि वो आप अपनी बात प्रोपोगेट कर पाए, रख पाए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एक चीज ये जरूर है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी वायलेंस का इंसाइट नहीं करना है। वहां पे सरकार आपको
एक्शन ले सकती है आप पे, जब आप लोगों को भड़काने लग जाएं और हिंसा करने के लिए जब आप प्रोमोट करने लग जाएं कि हथियार उठा लो, अब मारना शुरू करो, काटना शुरू करो, ये बातें अलाउड नहीं है। तो आप अपनी बात रखें, लेकिन इस तरीके से अपना स्पीच ना रखें कि वो लोगों को नुकसान पहुंचे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि बड़ी मीटिंग्स रखने की आजादी, तो आप मीटिंग्स रख सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप बड़े मंच का इस्तेमाल करके कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज, अलग अलग सब लोग आ रहे हैं, एक बड़े मंच पे मिल रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज, किसी एक मकसद के लिए लोगों की वो एक एसोसिएशन बना रहा है। जैसे निर्भया केस हुआ था तो एक एसोसिएशन सब बनता चला गया कि नहीं जल्दी इसका एक्शन लिया जाए और ये हो वो हो। किसी कैंडिडेट या पार्टी वोट मांग सकते हैं, तो ये एसोसिएशन बना के आप कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये मीटिंग्स पीसफुल होनी चाहिए, बिना हथियार के होनी चाहिए, और कहीं पे भी आपको उसमें हेट स्पीच नहीं देना है, वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं करना है, ये कानून में आता है। और अगर आप ये तोड़ते हैं तो सरकार आप पे एक्शन ले सकती है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और इसके लिमिटेशंस। इसके बाद अब अगला आता है फ्रीडम टू ट्रेवल एंड वर्क, कि आप देश के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसी आजादी के चलते लाखों लोग गांव देहातों से शहरों में आए और गरीब इलाकों से अमीर इलाकों की तरफ आए। और ये भी बहुत खास आजादी के सेंस में एक माना जाता है। अगर हजारों सालों से हम हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो वहां पे हम ये चीज नोटिस करते हैं कि हिंदुस्तान का समाज बहुत सेग्रीगेटेड रहा है, कि गांवों में जो अपर क्लास के लोग हैं उनके घर थोड़े अलग होते हैं, अलग इलाके में होते हैं, और सब लोग अपर क्लासेस के लोग सब कहीं ना कहीं एक साथ होते हैं। और गांव के बाहरी इलाके में या खराब बेकार जगहों में वहां पे लोअर क्लासेस की झुग्गियां झोपड़ियां होती हैं। हमने पॉवर्टी चैप्टर में कई बार इन सब चीजों को देखा भी है, फोटोग्राफ्स भी दिखाई हैं। झुग्गी जो विलेज स्लम्स दिखाए थे ये ज्यादातर लोअर क्लास के दिखाए थे। तो लोअर क्लास के लोगों को अलाउड नहीं था अपर क्लास के वहां मतलब एंटर करना, मतलब अलाउड था, लेकिन सिर्फ जब आपको बुलाया जाए काम के लिए। जैसे कि आपका काम है कूड़ा उठाना, कोई जानवर मर गया उसकी लाश उठाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आपको कोई काम हो तो बुलाया जाएगा, तब आप आएंगे। और आते हुए भी फिर उसमें ये है कि अब स्टीरियोटाइप बनते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, कि अब जब वो लोग आ रहे हैं अब दूषित गंदा काम कर रहे हैं। गंदा काम मतलब इन सेंस से पहली चीज तो स्टार्टिंग में ही होती है कि आप काम क्या करवा रहे हो उनसे, ऐसा काम करवा रहे हो जिसका कोई फायदा, कोई पैसा नहीं मिलना, कुछ बेनिफिट नहीं जिस काम का, तो वो गरीब रह जाएगा जिंदगी भर, उसका बच्चा भी गरीब रह जाएगा। यही चीज चलता रहे 2-4 पीढ़ी तो गरीब ही है, गरीब ही है, गरीब ही है। ना उन पे खाने को ढंग से हो रहा है, ना नहाने को, ना तेल साबुन को, कुछ मतलब फैसिलिटीज भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। पूरा दरकिनार आपने कर दिया तो देखने में वैसे ही खराब से लगने लगेंगे। आप और स्टीरियोटाइप बना दोगे कि नहीं भगवान ने इनको खराब बनाया है, दूषित बनाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर स्टीरियोटाइप बढ़ते चले गए कि इनकी तो अगर अनटचेबिलिटी, अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें तो अनटचेबिलिटी कभी ख्याल में भी नहीं था, सपने में भी नहीं था। कास्ट थी लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं था। जैसे आप महाभारत देख लें, रामायण देख लें, शास्त्र देख लें, अलग अलग जगहों देख लें, कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं जिक्र आया, अनटचेबिलिटी नहीं था। कहां से आया? समाज में अपने आप बन गया, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बढ़ता चला जा रहा है। तो खैर लोगों को ये अलाउड नहीं था कि वो अपने इलाकों से अच्छे इलाकों में आ पाए। तो ये फ्रीडम टू ट्रेवल एंड वर्क एक बहुत बड़ी बात है। कम से कम ये इस चीज को खत्म करता है कि आप कितने भी पिछड़े इलाकों के हो, आप जा सकते हो, देश के सबसे प्रॉस्पेरस इलाकों में भी जाके आप काम कर सकते हो, रह सकते हो। कोई मना नहीं करेगा कि आप नई दिल्ली स्टेशन में जब उतरोगे तो कोई आपको चढ़ा के वापस नहीं भेज देगा कि जाओ, कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किस जात के हो, तुम कितने गंदे दिख रहे हो, कितने खराब हो। वो आ जाएगा, दिल्ली में आके काम करेगा, और अगर मौका मिल गया क्या पता बढ़ जाएगा, अपने परिवार को बढ़ा ले। ट्राइब, तुम नाई के घर पैदा हो गए तो बाल ही काटोगे जिंदगी भर, तुम ये बढ़ई के घर पैदा हो गए तो तुम लकड़ी का काम ही करोगे, और उसके अलावा हम करने ही नहीं देंगे तो कुछ। और अगर तुम कुछ और करोगे तो यानी कि हमारा वो समाज धर्म हमारा खतरे में आ रहा है, तुम हमारे धर्म को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। और जब सजा देंगे तो ये सजा ही एक तरीके से पूरे उस लोअर क्लास को एक मैसेज है
कि हमारे इस रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते और आपको वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। तो खैर, इसके बाद है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और आजादी का अधिकार है। तो इसका मतलब इस सेंस में कि आप खामखा में कभी किसी की जान नहीं ली जाएगी। किसी को अगर मारा जाएगा तो सिर्फ तब जब उसको फांसी की सजा हो, और अगर ऐसे आप किसी को मार देते हैं तो वो क्राइम में आएगा। आजादी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर आपको खामखा में अरेस्ट नहीं कर सकता, और अगर वो अरेस्ट करता है तो प्रॉपर लीगल ज्यूरिडिक जस्टिफिकेशन उसको देना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया है, क्या क्या दिक्कत है। एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। किसी ने कंप्लेन किया है तभी तो आपको गिरफ्तारी हो रही है, तो एफआईआर की कॉपी। और इसके अलावा 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आपके पास अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे आपको पेश किया जाएगा। तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गया। और आपको लॉयर को कंसल्ट करने का भी अधिकार है। इसके बाद आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उत्पीड़न के खिलाफ आपको जो हक अधिकार है। उत्पीड़न किस सेंस में? तो हमेशा से समाज इस तरीके से बना है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको दबाया जाता है, जिनका फायदा उठाया जाता है, और जो कमजोर लोग हैं उनको तो दबाया फायदा हमेशा किया ही जाता रहा है। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि दूर दराज के इलाकों से लोगों को अगवा करके ले आते थे और जबरदस्ती काम करवाने का तरीका हमेशा इतिहास में रहा है। स्लेवरी भी मोर और लेस यही सिस्टम था, और लोगों को खरीदा जाना, बेचा जाना, ये वाली जो चीज थी ना, ये दास परंपरा भी जिसे हम कह सकते हैं, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया। पहले का तो तरीका ये था कि जंगल काटने हैं, आदिवासियों से लड़ाई करनी है, और जो मार काट हुआ और जो मर गए तो मर गए, जो जिंदा बचे उनको गुलाम बना लिया। एक इलाके ने दूसरे इलाके पर अटैक किया तो वहां उनको गुलाम बना रहे हैं। तो हमेशा से सदियों से यही होता आया है। तो इस चीज पे रोक लगाई गई कि हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं और अब ये इंसानों का खरीदना बेचना नहीं किया जाएगा, और अगर होता है क्राइम माना जाएगा। इसके बाद संविधान इस चीज की भी मनाही करता है कि आपको बेगार प्रथा या फोर्स लेबर नहीं करना है। फोर्स लेबर किस सेंस में? कि आपको फ्री ऑफ चार्ज आपसे काम करवाया जाएगा, मतलब वर्क विदाउट पे। तो आज के टाइम में अगर आप किसी जॉब में कह दें कि आपको वर्क विदाउट पे करना है और वो भी 30 साल, तो आप मतलब यही कहेंगे कि भाई मतलब क्या पागलपन चल रहा है, और मैं नौकर, और आप छोड़ नहीं सकते। तो बेगार इस सेंस में, अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई उधार लिया, उधार चुका नहीं पाया, तो कह दिया जाएगा कि ठीक है, तुम्हारे ये वो चला जाएगा कि तुम काम करोगे और तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर काम करेगा। तो मतलब आपने बच्चे की जिंदगी दे दी, और तो वो बच्चा जिंदगी भर काम करेगा बिना पैसे के, और अब क्योंकि और भाग के कहां जाओगे? वो देगा, जीवन भर जीने भर का देगा, वो गुलाम हो आप उसके। तो ये वर्क विदाउट पे, तो बेगार प्रथा, तो बेगार प्रथा नहीं कराई जाएगी। फोर्स लेबर नहीं, अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। तो बॉन्डेड लेबर, और भाग नहीं सकते आप, भागने की कोशिश करोगे पकड़ लिए जाओगे, फिर मारे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कई बार हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। बहुत क्राइम और बहुत खराब चीज है। बहुत लोगों ने काम किया है बेगार प्रथा रोकने के लिए, और ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी कास्ट का एक एंगल है, क्योंकि गांव में है जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उन पे कोई ताकत नहीं। आप जा सकते हो 4 आदमी लेके और किसी के साथ कुछ भी कर लोगे, वो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? वो गांव के सरपंच पे ही तो आएगा। सरपंच कौन है? कौन है सरपंच, कौन है पंच? वो सब अपर कास्ट है। कौन कंप्लेन लेके आओगे? बोल देंगे कि हाँ गलती हो गई, ठीक है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं है। ऐसे न जाने कितने केसेस आते हैं, लड़के ने लड़की का रेप कर दिया, कुछ हो गया, और सिर्फ उठक बैठक लगा के ठीक है लड़के गलती हो जाती है, क्योंकि अपर कास्ट ने क्राइम किया है लोअर कास्ट से, तो अपर कास्ट ही जुडिशियरी वहां पे। तो गांव देहातों में तो आप ये क्राइम की चीजें पढ़ने लग जाएं तो फिर दिखाई देता है कि कितना समाज में चलता है ये सब चीजें। तो ये सब लोगों पे रोक लगाई गई। इसके बाद चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवाएंगे, और खासतौर पे कोई हजार्डस वर्क तो नहीं ही करवाना है, जिसपे किसी भी सेंस में कोई रिस्क हो चोट लगने का या जान जाने का। तो जैसे माइनिंग ऑपरेशंस है, रेलवेज है, ऐसे काम, खतरे वाले काम नहीं करना है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर किसी को अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है, कि अपना धर्म फॉलो करे, धर्म प्रैक्टिस करे, और अपना धर्म प्रोपोगेट भी करे, कि अपने धर्म की किताबें वो छाप सकता है, बेच सकता है, बांट सकता है, धर्म से जुड़े चैरिटीज कर सकता है, इवेंट्स कर सकता है अपने धर्म से जुड़े।
और जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं। ये सब उन पे हक अधिकार है। तो कई सारे लोग मिलके कि हमें यहाँ मेला करना है, हमें इस टाइम पे यहाँ पे ये होगा तो हमें ये चीज करनी है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं मदद करेगा उनकी, ठीक है जब मेला कर ही रहो तो थोड़ा ढंग से करते हैं। तो ये लोगों पे अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करें, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी आती है, आप जबरदस्ती किसी को कंपेल नहीं करेंगे कि वो अपने धर्म को बदले, कन्वर्ट करे बाय मींस ऑफ फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट और अल्योरमेंट, कि या फिर जोर जबरदस्ती से भी आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, फ्रॉड से भी नहीं कराएंगे, या फिर उनको कोई धमकी देके या कोई लालच देके कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम आपको ये दे देंगे, ये पैसा दे देंगे। बता के करा मतलब तो ये प्रोपोगेट में आ गया। आप ये सब चीजें नहीं करोगे, सामने वाले को पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, अपनी मर्जी से वो आए तो अलग बात है। तो इसी चीज को तो प्रोपोगेट कहा गया है। प्रोपोगेट जो लिखा है इसका यही तो मतलब है कि आप अपने धर्म की टीचिंग्स दे सकते हैं, और जो लोग जो जिसको आना होगा वो खुद आ जाएगा। आप धर्म परिवर्तन, लोग खुद आपसे मांग कहने लग जाएगा कि साहब हुजूर आपने कहां से सीखा, साहब आपने कहां से सीखा। आपको अगर अपने धर्म पे या फिर अपने कोई किसी चीज पे अगर ये है कि सच में है ऐसा, तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आता है कि आपके पास रह के मुझे शांति मिलती है। ठीक है, तो खैर तो ये सब चीजें नहीं करी जाएंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये भी चीज आता है कि एक तरफ तो आप पे अपने धर्म प्रैक्टिस करने की आजादी है, पूरी तरीके से आजादी है कि आपको जितने रीति रिवाज करने हैं, जितनी परंपराएं करनी है करो। आपके 2 बजे उठ के चांदनी रात में 4 साल में एक बार वो चमगादड़ लेके आपको नहाना है, नहाओ। लेकिन जहां पे किसी और के हक अधिकार छीनने की बात आती है तो ये नहीं चलेगा। जैसे आप को ये कहो कि किसी जानवर का आप सैक्रिफाइस करो या किसी इंसान का सैक्रिफाइस करो, किसी बलि प्रथा के सेंस में, ये बलि प्रथा के सेंस में कहा गया है। इलीगल नहीं कहेंगे, लेकिन बलि प्रथा जब होता था तो घोड़े और सब जानवर, टाइप ऑफ जानवरों का हो जाता था। तो उस चीज पे धीमे धीमे रोक लगाई गई कि कुछ जानवर हैं जिनको अलाउ किया गया, ठीक है ये फूड में आ गए, वैसे आप खामखा में नहीं करेंगे। एंड बलि के नाम पे तो फिर और कितने सारे फिर एंडेंजर्ड में डाले गए, प्रोटेक्टेड में डाले गए, ये सब चीजें। और पहले नरबली भी हुआ करती थी कि इंसानों की भी बलि दे देते थे कई बार, कई जगहों पे। तो इन सब चीजों पे रोक लगाई गई। और आप कभी भी किसी औरतों के अधिकार पे ये नहीं करेंगे, वॉयलेशन। जैसे कि किसी विडो है, कोई विधवा है, तो आप उसके बाल कटवाने को जिद नहीं कर सकते, उसको सफेद साड़ी पहनने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। उसका मन है तो पहनेगी, नहीं मन है तो नहीं पहनेगी। मतलब आप अपना धर्म अपने तक रखो। आप ये नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप ये नहीं कर सकते कि दूसरे पे अपना धर्म चिपका रहे हो। दूसरे का जितना मन है फॉलो करने का वो उतना करेगा। कि किसी आदमी को व्रत नहीं रखना तो आप उसको हरास नहीं करोगे कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, और ऐसा है वैसा है, नहीं करना नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से एक बात आती है सेक्युलर स्टेट इस चीज की। तो हिंदुस्तान की कल्पना करी गई एक सेक्युलर स्टेट के तौर पे, और हिंदुस्तान के दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका सेक्युलर स्टेट के तौर पे कल्पना करी गई और जो बने भी। तो सेक्युलर के 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये कि धर्म से सरकार को अलग किया जाए, यानी कि नागरिक क्या होगा, क्या कानून आएगा, वो सरकार फैसला करेगी, ना कि किसी धर्म के अधिकारी। कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस फैसला करेगी कि फ्रांस में क्या होगा, ना कि चर्च ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो धर्म सिर्फ धर्म से जुड़ी चीजों का फैसला करेगा। क्योंकि जब हम धर्म कहते हैं तो धर्म के ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजों का फैसला, अब जैसे यही चीज है कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होगी, तो धर्म के लोग तो कहते हैं कि लड़की की कोई उम्र नहीं होती। हजारों सालों से लड़कियां तो जब चाहे आप शादी कर दो। 6-6 साल की बच्चियों की शादी हो रही है, 8-8 साल की बच्चियों की शादी हो रही है, तो हजारों साल से चलता आया। सरकार का स्टैंड क्या है कि नहीं, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है।
तो देश में किसकी चलेगी? धर्मगुरुओं की या सरकार की? देश में सरकार की चलेगी। इस चीज को क्या कहेंगे? सेक्युलरिज्म। और ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अब सरकार जो बन गई है वो किसी इतिहास के तौर पे कि कभी राजा और धर्म एक साथ जुड़े थे। यूरोप में चर्च था, मिडिल ईस्ट में इस्लाम, और फिर इसका वो था, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, अलग किया गया। तो सब धर्मों को वो इक्वल तौर पे देखेगी, नागरिकों से सरकार भेदभाव नहीं करेगी। ये सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये सरकार किसी, ये तो पहला एस्पेक्ट, और पहला और दूसरा एस्पेक्ट कि सेक्युलर स्टेट किसी एक धर्म को प्रिविलेज नहीं देता, पावर नहीं देता, और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। दूसरी चीज, सरकार किसी भी धर्म को कंपेल नहीं करेगी कि वो हमें टैक्स दे, या तो फिर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मेंटेनेंस पे टैक्स दे, कुछ ऐसा। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, हाँ, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा कि धार्मिक गठबंधन जो कोई फैसला लेते हैं, और कहीं पे भी किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा कि कोई रिलीजियस फेस्टिवल अटेंड करना ही करना है। तो मतलब सरकार का कोई, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब बातें क्यों करेंगे सेक्युलर के तौर पे? ये सब बातें सिर्फ इसलिए करेंगे कि देखिए, सरकार जो बन रही है वो देश में ही बन रही है, किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। अगर किसी देश में 80% क्रिश्चियन है तो सरकार में 80% से ज्यादा ही क्रिश्चियन होगा। ये तो बात फैक्ट है, डेमोक्रेसी है। राजशाही में ये चीज अलग थी, राजशाही में पॉसिबल था, क्या पता 80% क्रिश्चियंस हैं लेकिन जो राज है वो मुस्लिम्स का है या यहूदियों का है, कुछ भी हो सकता था। डेमोक्रेसी में क्या है, क्योंकि जनता वोट करेगी तो जनता बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी आएगा कि देश में 80% क्रिश्चियन है तो सरकार भी क्रिश्चियंस की ही है। अब सरकार का जैसे मान लीजिए पोस्टल ऑफिस है फ्रांस में, पोस्टल ऑफिस में काम करने वाले 90% लोग क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, लेकिन वो हर जगह वो क्रॉस लगा के वहीं पे, अब क्योंकि 90% क्रिश्चियन है तो एक काम करते हैं, संडे को ऑफिस में ही प्रेयर रख देते हैं। तो ये चीज गड़बड़ है। इससे गड़बड़ क्या है? एक चीज सिंपल सी बात है, आप 80% क्रिश्चियन देश की आबादी में रहते हैं, ठीक है, अगर फ्रांस के सेंस में देखें तो अगर आप 80% 90% क्रिश्चियन आबादी के देश में हैं, तो अगर आपको प्रेयर करनी है तो हर जगह जगह पे सब चीजें, आपको यही क्यों बनाना है अपने धर्म का? वो और इसका नुकसान क्या है? 90% क्रिश्चियंस के सेंस में आप कहेंगे 90% क्रिश्चियन है तो हम यहीं पे सब कुछ करते हैं, यहीं पे ईस्टर भी, क्रिसमस, वो ट्री भी यहीं पे लगा लेते हैं। तो 10% जो क्रिश्चियन नहीं है वो एलिनेटेड फील करेगा, और वो एलिनेटेड ना फील करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां से जब आप शुरू करेंगे, आप स्टार्टिंग के तौर पे सोच सकते हैं कि अलग करने से फायदा क्या है, लेकिन पॉइंट ये है जब आप जोड़ देंगे ना तो उससे फिर किस तरफ वो आगे बढ़ेगी चीज है। आपने जैसे क्रिसमस ट्री लगा लिया, आप वो पोस्टल ऑफिस है, पोस्टल ऑफिस में ही आप मान लीजिए फ्रांस का पोस्टल ऑफिस, वहीं पे आपने चर्च बना लिया उससे छोटा सा, तो चर्च बना लिया तो खूब अगले टाइम में उनका रिलीजन का बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। थोड़े टाइम में ऐसा होने लगा कि सर आप पोप को भी बुलाने लग जाएंगे, किसी प्रीस्ट को बुलाने लग जाएंगे, प्रीस्ट को बुलाने लग जाएंगे तो फिर कैसे टर्न आउट होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें इस वजह से सेक्युलर स्टेट की परिकल्पना करी गई। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है कि माइनॉरिटीज पे इतना हमने क्यों एम्फेसाइज किया, कि माइनॉरिटीज को इतने प्रोविजंस जो दिए गए एक्स्ट्रा के तौर पे, कि हम ये सेक्युलरिज्म जो एक्स्ट्रा लाया गया और माइनॉरिटीज को भी इतने हक अधिकार हैं। तो ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस वही चीज है, मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी का ही सब कुछ है। तो मेजॉरिटी की लैंग्वेज बचाने की कोशिश करना, मेजॉरिटी का कल्चर बचाने की कोशिश करना, मेजॉरिटी का धर्म बचाने की कोशिश करना, उसको जरूरत ही नहीं वाली बात है। माइनॉरिटीज जो है उनका कल्चर या उनकी भाषा या उनकी चीज बचाने की बार को जरूरत है। अच्छा, इस सेंस में क्यों? क्योंकि जो यूनिफाइड सिस्टम है उसमें बाय डिफॉल्ट जो माइनॉरिटीज हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी भाषा और ये सब कुछ क्रश होता जाएगा। वो
मेन स्ट्रीम में आते चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, जो उत्तरांचल वाले जो लोग हैं, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, पहाड़ी कल्चर है। अब मान लीजिए ये लोग आते हैं यहाँ प्लेन्स में कहीं आते हैं और एक अपनी सोसाइटी बना लेते हैं और एक जगह पे कई सारे लोग एक साथ जगह लेके रहने लग जाते हैं और उनकी कॉलोनी बन जाती पहाड़ी लोगों की, मान लीजिए। तो अब उनको ये लगेगा कि अब पहाड़ी भाषा, अब स्कूल भेजेंगे, बच्चा उनका हिंदी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, पहाड़ी सिर्फ घर ही पे थोड़ा बहुत बोलेगा। इसके बाद वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो पहाड़ी कहीं ना कहीं छूट जाएगी उससे। तो वो अगर ये चाहे कि यार ये हमारी भाषा खत्म होती जा रही है, तो हम एक ऐसा स्कूल बनाए जिस स्कूल में पहाड़ी भाषा जरूर बोलचाल में हो, तो एक बार को वो एक समझ में आती है। अब जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी लोग ही भाषा जो बोलते हैं, उसको बचाने की ऐसा, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो, पूरा सब कुछ बोल रहा, वो खत्म नहीं होने वाली, खतरा उसका नहीं है, ठीक है। तो ये इस वजह से माइनॉरिटीज के सेंस में ये बातें बोली गई। और माइनॉरिटी के सेंस में एक और चीज, माइनॉरिटी किसी एक जगह में मेजॉरिटी, कुछ लोग किसी जगह में मेजॉरिटी हो सकते हैं, दूसरी जगह माइनॉरिटी। जैसे तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी में है, लेकिन कर्नाटक में माइनॉरिटी हो जाते हैं। सिख पंजाब में मेजॉरिटी है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सब या कहीं और बाकी सब जगह माइनॉरिटी हो जाते हैं। तो ये इस सब के चलते ये लोग अपने स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ये सब बना सकते हैं। तो ये सब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। अब आता है हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, तो हम इन अधिकारों को कैसे बचा सकते हैं। तो उसका तरीका वही है कि आपके अधिकारों का हनन हो, तो ये अधिकार आपको दिया गया है कि आपके कभी भी अधिकारों का हनन हो, आप अदालत में जा सकते हैं, और अदालत के अंडर ही पुलिस है और सारे सिस्टम्स हैं, आपका वहां फैसला होगा और ये परिकल्पना करी गई कि आपको न्याय मिलेगा। और इसी वजह से अंबेडकर साहब ने इस हक अधिकार को, ये जो हक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा गया। इसे इन्होंने संविधान की आत्मा और दिल बताया था डॉक्टर अंबेडकर ने। और कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकता जो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पूरा पावर है कि वो ऐसे किसी भी फैसले के खिलाफ अपना डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट जारी कर सकते हैं। रिट का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार को कोई आदेश देती है कि आपका ये जो कानून है ये ठीक नहीं है, इसमें ये बदलाव करिए। और बाद के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही एक कदम और आगे ले गए, आया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अभी तक ये था कि आपके हक अधिकार वायलेट हुए तो आप अदालत में जाइए। यहां पे क्या है, आप किसी दूसरे के लिए भी अदालत में जा सकते हैं, कि जैसे जो बंधुआ मजदूर है, वो बंधुआ मजदूर है, वो नहीं छोड़ सकता वो जगह, तो वो उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो, पढ़े लिखे वो कि जो पढ़ा लिखा नहीं, जैसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जो खुद एक ऐसी जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है, उससे आप क्या उम्मीद करो कि वो पैसा इकट्ठा करेगा, बस पकड़ेगा, अपने गांव से शहर आएगा, शहर में जाके फिर अदालत जाएगा, एक वकील पकड़ेगा, केस लड़ेगा, अदालत शहर में रहेगा 2 साल, अपना केस लड़ेगा। आप ये उम्मीद करते हो उससे? इम्पॉसिबल है। यही तो उसके साथ चैलेंज है कि उस पर कुछ बंधुआ मजदूर है, वो उसको एक छुट्टी नहीं मिल रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा खाने भर का, जीवन भर का। तो ऐसे लोगों के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो ऐसी चीजों के लिए आप PIL, आप बंधुआ मजदूर नहीं हो, फिर भी आप अदालत को अप्रोच कर सकते हो कि यहाँ इन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, इसका संज्ञान लें और ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये है। और अदालत को अगर सही लगा कि आपकी पिटीशन सही है तो अदालत इस पे काम भी करेगी। और कई सारे देश में ऐसे बड़े बड़े बदलाव हुए हैं PIL के जरिए, कि कहीं पे कोई कॉलोनी तोड़ी जा रही तो किसी ने PIL डाल दी, कहीं पे कुछ हो रहा है तो PIL डाल दी। ऐसे PIL के चलते मिड डे मील भी PIL के चलते आई थी। और आगे के टाइम में तो ये भी कर दिया गया कि आप सिर्फ एक ऐसा पोस्ट कार्ड भी लिख देना, सिर्फ एक चिट्ठी पोस्ट कार्ड किसी जज को, उसको भी एक एज अ PIL माना जा सकता है। और अगर किसी जज को आपकी बात ठीक लगी तो वो इस पे काम कर सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है एक्सपैंडिंग स्कोप राइट्स, कि ये सब जितनी अधिकारों की हमने बात करी है तो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हक अधिकार हैं जो कि मिलने ही चाहिए, लेकिन टाइम के साथ जैसा कि होता है जरूरत बढ़ती जाती है, कल्पना विचार और बढ़ता जाता है, तो नए तरह के अधिकार दिए गए। तो टाइम टाइम पे नए नए अधिकारों का जिक्र आया है।
जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आजादी, कि मीडिया भी बहुत जरूरी चीज है देश के लिए, सही तरह का मीडिया। तो मीडिया को अपनी बात रखने का अधिकार हो, ये भी एक तरह का हक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हक है। और हाल के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड को भी एक हक माना, अधिकार माना, और मिड डे मील जारी किया। ठीक है, तो ये सब चीजें रही। और कई सारे नए टाइप ऑफ, जैसे साउथ अफ्रीका की जो संविधान है वो इस चीज को भी अधिकार मानता है कि आपको हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, हॉस्पिटल की सुविधा मिले, इस चीज को भी अधिकार माना गया है। राइट टू प्राइवेसी, ये भी एक अधिकार की बात हो रही है कि हम अपने हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये इतना हमारे ये प्राइवेट कन्वर्सेशंस होते हैं दुनिया भर से, कि ये राइट टू प्राइवेसी एक बड़ी चीज बन के उभर रहा है। कि अभी सब राइट टू इक्वालिटी और ये सब तो ठीक है, लेकिन वक्त आगे बढ़ता है तो अब के टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि अब पुलिस यूं ही आपका फोन जब्त करके सारे कन्वर्सेशन नहीं देख सकती है। तो ये राइट प्राइवेसी है। ठीक है, इसके बाद जैसे आगे के टाइम में राइट टू इंटरनेट पे बात हो रही है कि क्या इंटरनेट भी एक अधिकार में शामिल है, कि सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया इस जगह का, 2 हफ्ता हो गया है, 3 हफ्ता हो गया है, 4 हफ्ता हो गया है। अब इंटरनेट पे हम लोग की लाइफ सब इतना डिपेंडेंट हो गई है कि इंटरनेट के बिना लाइफ पे इंपैक्ट होने लग जाएगा। तो राइट टू इंटरनेट भी क्या एक ऐसा हक है, क्या होना चाहिए फंडामेंटल राइट? तो ये एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स है कि वक्त के साथ अधिकार, अभी जैसे साफ हवा का अधिकार टाइप का अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, जिक्र नहीं आया है। क्या पता आगे साफ हवा, राइट टू एयर लाने की भी जरूरत पड़े। राइट टू वाटर अभी नहीं आया है, राइट टू वाटर लाने की जरूरत पड़े कि पानी की कीमतें इतनी बढ़ती चली जाएं कि गरीब लोग पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोई पिटीशन दायर कर रहा है अदालत में कि पानी इतना कम है, इतना कम हो रहा है, तो क्या किया जाए, इतना महंगा हो रखा है। तो राइट टू वाटर कि नहीं, गरीब लोग को सस्ते में पानी मिलेगा और इतना मिलेगा कि वो कम से कम नहा सके, खा सके और जीवन जी सके। ये एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स में आया कि अधिकार किस तरीके से टाइम के साथ और एक्सपैंड होते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो ऐसे कई सारे हक अधिकारों की बात है। ठीक है, यहाँ पे चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।